और समीना का बाप भी पुलिस को बेरा उलिया बता चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ, शारिक ने कहा। ये कब की बात है? आज शाम 5 बजे की। आज शाम 7 बजे मैं छुप छुपा कर नासर अली के घर चला गया था। मेरी बहन कुलसूम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। नासर अली की नौकरी भी चली जाएगी और जिल्लत और रुसवाई अलग होगी। मैंने कुलसूम से वादा किया है कि नासर सुबह से पहले पहले घर आ जाएगा। फिक्र मत करो, वो सुबह से पहले पहले घर पहुंच जाएगा, शारिक ने कहा। इसी दौरान गामा भी आ गया। एक और बात तो बताना भूल गया शारिक बाबू, गामे ने कहा। शारिक कुछ कहने की बजाय सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। गामे ने बात जारी रखते हुए कहा, आज दिन में मुझे बुजुर्ग के 2 आदमियों को इस तरफ घूमते हुए देखा गया था। मुझे उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। मैंने भी 3 को जवान भेज दिए जो उनके आसपास घूमने लगे। वो दोनों उठ गए और खामोशी से उस इलाके से निकल गए। 1-2 आदमी यहाँ अपने पास रखो, माजा गुजर ताक में है। वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी तो तुम मेरे साथ चलो और कुछ रकम ले लो। रकम तो मेरी जेब में है शारिक बाबू, कहाँ जाना है? गामे ने पूछा। थाने, शारिक ने जवाब दिया। 9 लाख के बेनोई को पुलिस ने एक झूठे इल्जाम में पकड़ दिया है, उसे छुड़ा कर लाना है। मैं भी चलूं शारिक बाबू? 9 लाख एकदम उठ गया। नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हारे बेनोई को छोड़कर तुम्हें अपना मेहमान बना ले। तुम यहीं बैठे रहो, हम ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटों में वापस आ जाएंगे। शारिक गामे को लेता रे आते से निकल गया। चौक पर 2-3 टैक्सियां खड़ी थी, 2-3 रिक्शे भी थे। शारिक एक टैक्सी से पिछली सीट पर बैठ गया। गामा अगली सीट पर बैठा था। शारिक ने ड्राइवर को बता दिया था कि उन्हें कहाँ जाना है। मुतलका थाने पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन एसएचओ इस वक्त मौजूद नहीं था। वो पार्टी के साथ गश्त पर गया हुआ था। शारिक ने टैक्सी को रोक लिया और खुद गामे के साथ मुहर्रर के कमरे में आकर बैठ गया। एसएचओ तकरीबन आधे घंटे बाद आया। वो 2 ऐसे आदमियों को भी पकड़ लाए थे जो उनकी नजरों में मशकूक थे। उनमें वाकई एक तो मशकूक लगता था, लेकिन दूसरा चेहरे और लिबास से कोई शरीफ आदमी लगता था और वो खासा खौफजदा नजर आ रहा था। एसएचओ ने उन दोनों आदमियों के बारे में अपने मातहतों को कुछ हदायत दी और अपने कमरे में आ गया। दामा और शारिक उसके पीछे कमरे में दाखिल हुए। एसएचओ ने उनकी तरफ देखा और फिर शारिक के चेहरे पर नजरें पड़ते ही चौंक गया। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरत हो रही है मिस्टर शारिक, एसएचओ उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना तारुफ कराने में कुछ वक्त जाया हो जाता। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कौन नहीं पहचानता? एसएचओ ने कहा। कहिए, इस वक्त कैसे जहमत हुई? तुम्हारी आर्मी आज शाम एक शरीफ आदमी को पकड़ लाए हैं। उसी सिलसिले में आया हूँ और उसे साथ वे कर जाऊंगा, शारिक ने कहा और फिर उसे नासर अली के बारे में बताने लगा। लेकिन वो तो एक लड़की का अगवा में मुलव्वस है और ये सब झूठ है। शारिक ने उसकी बात काट दी। वो एक सरकारी मुलाजिम है, बहुत शरीफ आदमी है। तुम मोहल्ले वालों से उसकी तस्दीक कर सकते हो। उसके खिलाफ ये सब किसी दुश्मनी की बिना पर किया गया है। अगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो उसकी ना सिर्फ नौकरी चली जाएगी, बल्कि उसकी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। शारिक ने कहते हुए गामे की तरफ देखा। उसने कमीज के अंदर जेब में हाथ डालकर नोटों का एक बंडल निकालकर मेज पर रख दिया। शारिक ने वो बंडल एसएचओ की तरफ सिरका दिया। ये 10,000 है और बेरा गिराले इस शरीफ आदमी को यहाँ रोके रखने का अब कोई जवाब नहीं है। उसकी शराफत में कोई शुबा नहीं है। महल्ले के बहुत से लोगों ने उसके बारे में बताया है कि वो वाकई बहुत शरीफ है, लेकिन लड़की के अगवा में किसी को गलतफहमी भी हो सकती है। शारिक ने उसकी बात काट दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नासर अली से आपका क्या ताल्लुक? एसएचओ ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। क्या मेरा शरीफ लोगों से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? शारिक ने जवाब लिया। बहरहाल तकरीबन 1 घंटे बाद शारिक और गामा थाने से निकले तो नासर अली भी उनके साथ था। नासर अली हैरान था कि ये फरिश्ते कौन है जिसे पुलिस के शिकंजे से छुड़ा कर ले जा रहे हैं। बाहर टैक्सी मौजूद थी। वो तीनों टैक्सी में बैठ गए। पहले नासर अली को उसके घर पर छोड़ा गया और फिर वो दोनों अपने डेरे पर पहुंच गए। 9 लाख को जब पता चला कि नासर अली घर पहुंच गया है तो वो बहुत खुश हुआ। यह तो तुमने बड़ी नेकी का काम किया शारिक बाबू, 9 लाख ने कहा। कुलसूम और नासर तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देते रहेंगे। और हाँ, ये बताओ कि पुलिस दोबारा तो नासर अली को परेशान नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं, शारिक ने जवाब दिया। अगर ऐसी कोई बात भी हुई तो निमट लिया जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और एक और बात का तुम भी ख्याल रखना, तो कुछ दिन के लिए उस तरफ मत जाना। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो नासर और तुम्हारी बहन के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नहीं जाऊंगा शारिक बाबू, 9 लाख ने कहा। शारिक ने घड़ी देखी। इस वक्त 3:15 बज रहे थे। शमीना इज्जत गहरी नींद सो रही होगी, उसे परेशान करना मुनासिब नहीं था। इसलिए शारिक ने रात का बाकी हिस्सा बेरे ही में गुजारने का फैसला कर लिया। वो 9 लाख के करीब ही दरी पर लेट गया। कुछ देर तक वो बातें करते रहे। फिर शारिक की आंखें बंद होने लगी। सुबह 6 बजे शारिक की आंख खुल गई। उसने कमरे से निकलकर नलके से मुंह हाथ धोया और गामे को कुछ हदायत देता हुआ फाटक की तरफ चल पड़ा। मैं शाम को आऊंगा, ख्याल रखना कोई मुश्तबा आदमी तबीले में ना आने पाए। इस तरफ से तुम बेफिक्र ही जाओ शारिक बाबू, गामे ने जवाब दिया। लेकिन 1 कप चाय तो पी लो, सुबह सुबह खाली पेट निकलना अच्छा नहीं होता।
अच्छा ठीक है, जाओ चाय ले आओ। शारिक दोबारा कमरे में जाने की बजाय एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गामा होटल से चाय ले आया। नौलखा अभी तक सो रहा था। वो दोनों वहीं बैठे चाय पीते और बातें करते रहे। चाय खत्म करके शारिक जाने के लिए उठ गया। बाहर सड़क पर आते ही उसे रिक्शा मिल गया। घर के बाहर सड़क पर उसने रिक्शा छोड़ दिया, एक बेकरी से डबल रोटी और अंडे वगैरह खरीदे और गली में मुड़ गया। अपने मकान के सामने पहुंचकर उसने बड़ी आहिस्दगी से बाहर का गेट खोला और बरामदे में दाखिल होकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा फौरन ही खुल गया। उस वक्त 7 बज चुके थे और शारिक का ख्याल था कि समीना जल्दी जाग गई होगी, लेकिन उसने दरवाजे के अंदर दाखिल होकर जैसे ही समीना के चेहरे को देखा तो बुरी तरह चौंक गया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें सुर्ख हो रही थी। साफ जाहिर था कि वो रात भर सोई नहीं थी और मुमकिन है वो रोई भी हो। अरे, शारिक ने उसे बूरते हुए कहा, लगता है तुम रात को सोई नहीं। मुझे डर लग रहा था, नींद भी नहीं आई और फिर तुम कह गए थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो तुम दरवाजा खटखटाते रहोगे। ओह, शारिक के मुंह से बेचार गहरा सांस निकल गया। मैं आ तो जाता मगर एक गड़बड़ हो गई। वो चंद में खामोश हुआ, फिर बोला, कल शाम पुलिस ने 9 लखा के बहनोई नासिर अली को पकड़ लिया था। उन्हें शुबा था कि तुम नासिर अली के घर में थी और 9 लखा तुम्हें वहीं से लेकर दिया था। ओह, समीना चौंकी। फिर क्या हुआ? कलसूम और नासिर अली तो बहुत शरीफ लोग हैं। होना क्या था? शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुलिस का चढ़ावा चढ़ाना पड़ा। 3 बजे नासिर को उसके घर पहुंचा दिया था। उसने अभी तक वो शॉपिंग बैग उठा रखा था जिसमें डबल रोटी और अंडे वगैरह थे। वो शॉपिंग बैग समीना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नाश्ता बनाओ, रात भर की भाग दौड़ से बड़े जोर की भूख लगी हुई है। समीना शॉपिंग बैग लेकर किचन में घुस गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद शारिक छलंगा सी चारपाई पर लेट गया। रात भर जागने और भाग दौड़ करने की वजह से वो थक गया था और लेटने के थोड़ी देर बाद वो सो गया। समीना ने बर्तन वगैरह धोकर रख दिए। वो भी रात को एक लम्हा नहीं सो सकी थी। उसकी आंखों में इस वक्त शरीर जलन हो रही थी। वो कुछ देर शारिक की तरफ ही देखती रही, फिर कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वो काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, बिलाकर वो भी नींद की आगोश में पहुंच गई। इस वक्त दोपहर के 4 बजे थे। समीना बिस्तर पर पड़ी अपनी तकदीर पर आंसू बहाती रही। अब उसके मुकद्दर में आंसू ही रह गए थे। शारिक उसे दूसरों से बचाना चाहता था और अपने लिए खिलौना बना रिया था। रात 9 बजे शारिक तैयार हो गया। समीना अभी तक बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। शारिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। समीना, उठो, तैयार हो जाओ, खाना हम किसी होटल में खाएंगे और फिर एक जगह चलना है। समीना जवाब देने की बजाय खूनख्वार नजरों से उसे घूर कर रह गई। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। शारिक ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ दिया और बाथरूम की तरफ धकेल दिया। जल्दी तैयार हो जाओ, बड़े जोर की भूख लग रही है, शारिक ने कहा। समीना को तैयार होने में 1 घंटा लगा। उसका बाहर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन शारिक उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। उन्होंने गुलबर्ग में वाक़े कबाबेश में खाना खाया। एक बहुत बड़े बंगले में वाक़े कबाबेश एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत की मलकियत था। यहाँ सिर्फ ऊंचे तबके के लोग ही आते थे। कबाबेश के सामने सड़क पर दूर तक कारों की लाइन लगी हुई थी। बहुत से लोग कारों ही में बैठे खा पी रहे थे। कई बावर्दी वेटर बड़े अलर्ट होकर इधर उधर दौड़ फिर रहे थे। जब वो दोनों खाना खाकर वहां से रुखसत हुए तो 11 बज चुके थे। उन्हें कबाबेश के सामने एक रिक्शा मिल गया। शारिक ने समीना के साथ रिक्शे में बैठे हुए ड्राइवर को लिबर्टी मार्केट चलने को कहा। समीना बिल्कुल खामोश थी। उसने ये भी पूछने की जहमत नहीं की थी कि वो लिबर्टी क्यों जा रहा है। वो खामोशी से बैठी रही। उसे अब इससे कोई जरूरत नहीं थी कि शारिक उसे कहाँ ले जाता है। सड़क पर सन्नाटा था। कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती हुई नजर आ जाती। अगला ट्रैफिक सिग्नल पार करने की थोड़ी देर बाद पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार कार रिक्शे से आगे निकलकर इस तरह रुक गई कि रिक्शे ड्राइवर को रिक्शा रोकना पड़ा। इस तरह अचानक ब्रेक लगाने से रिक्शा उलटते उलटते बचा। इससे पहले कि समीना या शारिक कुछ समझ सकते, कार में से 3 आदमी उतरे और उन्होंने दौड़कर रिक्शे को घेरे में ले लिया। उन तीनों के हाथों में पिस्तौल थे। नीचे उतरो, एक आदमी ने हुर्राते हुए कहा। शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया, जबकि समीना का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसकी तरफ खड़े हुए आदमी ने उसे बाजू से पकड़ा और नीचे खींच लिया। दूसरी तरफ से शारिक को भी इसी तरह नीचे उतार लिया गया था। क्या बात है, कौन हो तुम लोग? शारिक ने बड़े पुरसुकून लहजे में पूछा। यह तो तुम्हें अपने डेरे पर जाकर ही बताएंगे शारिक बाबू कि हम हैं कौन। खैरियत चाहते हो तो खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ, शारिक के सामने खड़े हुए आदमी ने कहा। शारिक कार की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज ही ऐसा था जैसे वो किसी मुज़ाहमत के बगैर कार में बैठ जाएगा, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते उसने एक आदमी पर हमला कर दिया था। वो आदमी लड़खड़ा कर गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। शारिक ने लपक कर पिस्तौल उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे आदमी ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी पसलियों पर ठोकर रसीद कर दी। शारिक उलट कर पीछे गिरा, लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई।
समीना एक तरफ खड़ी खौफजदा सी नजरों से ये सब कुछ देखती रही। फिर दफातन फायर की आवाज निदा में गूंजी। समीना ने चीखते हुए एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वो चंद गल से ज्यादा नहीं जा सकी। एक आदमी ने दौड़कर उसे दबोच लिया। गोली शारद के बाजू में लगी थी जो उसके हरीफ ने चलाई थी। गोली लगने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उनका मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान एक और फायर हुआ। दरअसल शारक अपने हरीफ से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान पिस्तौल का ट्राइगर दब गया था। पिस्तौल का रुख उस आदमी की तरफ था। गोली उसकी पेशानी में लगी। वो मुंह से आवाज निकाले बगैर देर हो गया। शारिब ने इधर उधर देखा, समीना उसे नजर नहीं आई। शायद वो किसी तरफ भाग गई थी और दूसरी लम्हे शारिब ने भी एक तरफ दौड़ लगा दी। वो एक बंगले की दीवार पर चढ़ाई था कि एक और फायर हुआ। गोली शारिब के हाथ के करीब दीवार पर लगी और दूसरे लम्हे उसने दीवार से छलांग लगा दी और बंगले के लान में एक तरफ दौड़ने लगा। समीना अपने आप को उस आदमी की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे घसीटता हुआ कार के करीब ले आया। उनका एक आदमी मारा गया था। रिक्शा ड्राइवर कहीं गायब हो गया था। उस आदमी ने समीना को घसीटकर कार में डाल दिया। दूसरा आदमी भी कार में बैठ गया। समीना उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गई थी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट था और ड्राइवर स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। उसने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उन्होंने अपने साथी की लाश तक उठाने की जहमत भी महसूस नहीं की। समीना उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनी बैठी थी। उसका चेहरा खौफ से जर्द था और जिस्म ओले ओले कांप रहा था। कार तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। समीना उन दोनों के दरमियान फंसी बैठी थी। खौफ की शिद्दत से उसकी हालत बुरी हो रही थी और उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो अपने आप में बिल्कुल सिमटी हुई थी। उन दोनों ने उसे दोनों तरफ से दबा रखा था। उन दोनों के चेहरे बड़े खौफनाक थे। उनके खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने सड़क पर उनका रिक्शा रोककर उन्हें अगवा करने की कोशिश की थी। उन्होंने पिस्तौल इस्तेमाल करने में भी किसी झिझक का मुजाहरा नहीं किया था। उनका एक आदमी मारा गया था। समीना को यह मालूम नहीं था कि वो आदमी शारिक के हाथों मरा था या इन्हीं में से किसी के हाथों। इतना तो वो जानती थी कि शारिक के पास पिस्तौल वगैरह नहीं था। हो सकता है गोली शारिक पर चलाई गई हो और जद में उनका अपना ही आदमी आ गया हो, लेकिन यह तय था कि ये लोग बहुत ही बेरहम और शफाक थे। किसी इंसान की जिंदगी उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो अपने साथी की लाश भी सड़क पर छोड़ आए थे। समीना ने फायरिंग में शारिक की चीख की आवाज भी सुनी थी। गालिबन उसे गोली लगी थी, लेकिन वो भाग गया था। लेकिन समीना को इस बात पर बड़ी हैरत थी कि उसने मुहब्बत और तहफ्फुज़ फराहम करने के दावे करने वाला उसकी परवाह किए बगैर भाग निकला था। उसे ये एहसास भी नहीं रहा था कि समीना को कातलों के रहमो करम पर छोड़कर जा रहा है। वो बड़ी बहादुरी के दावे करता था, लेकिन मौका पड़ते बुज़दिलों की तरह भाग निकला। कार अब रेलवे लाइन के ओवरहेड ब्रिज के नीचे से घूमकर नहर वाली सड़क पर आ गई थी। नहर के दोनों किनारों पर पुख्ता सड़कें थी। नहर की ढुलान से कदरे हटकर रिहायशी कोठियां थी। नहर के दोनों किनारों पर ऊंचे सायादार दरख्त थे। नहर पर कहीं कहीं पुल भी थे। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद कार की रफ्तार कम हो गई और फिर पुल अबूर करके नहर के दूसरी तरफ आकर वापस जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। कार इस मर्तबा नहर की पटरी वाली सड़क पर नहीं मुड़ी थी, बल्कि ढुलान में उतरकर आलीशान कोठियों के सामने सर्विस रोड पर आ गई थी। कार की रफ्तार हल्की थी। समीना को अंदाजा नहीं था कि लोग कौन थे। शारिक के बीच यूं दुश्मन थे। ये लोग कोई भी हो सकते थे, लेकिन शारिक तो इनके हाथ नहीं आया था। अलबत्ता वो इनके हत्थे चढ़ गई थी। वो लोग इसे कहाँ ले जा रहे थे और न जाने इसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि वो मर्द नहीं औरत है तो वो उसका क्या असर करेंगे। ये सोचकर ही वो कांप उठी थी। कार की रफ्तार मजीद कम होगी और फिर चंद गज का फासला तय करने के बाद वो एक कोठी के गेट की तरफ मुड़ गई। बाहर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोठी बड़ी शानदार थी। ड्राइवर ने गेट के सामने कार रोकते हुए 2 मरतबा हॉर्न बजाया। गेट फौरन ही खुल गया और ड्राइवर कार को अंदर लेता चला गया। वसी और लान था। कार पुख्ता रवश पर शानदार पोज से होती हुई दूसरे गेट की तरफ चली गई। लान के वस में छोटा था होल सा जिसमें फुआरा लगा हुआ था। फुआरा इस वक्त बंद, अलबत्ता रंगीन पोल्स पर फैंसी शेड वाली बत्तियां जल रही थी। पोर्च की छत पर भी 3 मरकरी ट्यूब लाइट्स रोशन थी। बरामदे की कुशादा सीढ़ियां और पूरा फर्श तंगे मरमर की सिलों का था। कार पोर्च में रुकते ही समीना की बाईं तरफ बैठा हुआ आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उसके एक हाथ में पिस्तौल था। वो दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया और झुककर समीना की तरफ देखते हुए बोला, थल्ले उतर नवाब या पुतरा। समीना ने दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी ने उसे धक्का दिया और समीना नीचे उतर आई। खौफ की शिद्दत से उसकी टांगे होले होले कांप रही थी और उसके लिए खड़े रहना मुश्किल था। वो जिंदगी में पहली मर्तबा इस किस्म की खतरनाक सूरत हाल से दो चार हुई थी और उसका खौफजदा होना फितरी बात थी। वो अगले आदमी के इशारे पर संगे मर की कुशादा सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आ गई। उस शख्स ने बरामदे का दरवाजा खोला और समीना को पिस्तौल से अंदर दाखिल होने का इशारा किया।
रायदारी में चंद कदम चलने के बाद वो दाईं तरफ के एक दरवाजे में दाखिल हो गए। ये वसीउ अरेज कमरा था जो ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। सोफे बहुत कीमती और शानदार थे। इस कमरे की हर चीज कीमती और नफीस थी। सिर्फ इसी एक कमरे को देखकर साहिब खाना की दौलतमंदी का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस वसीउ अरीज कमरे में सोफों पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उनमें एक कदरे बारी बरकम और दरमियाने कद का था जो पैंट शर्ट में था। दूसरा लंबे कद का लईम शईम आदमी था। उसने रेशमी लाचा और बोस्की की कमीज पहन रखी थी जिसके गले के बटन गालबन सोने के थे और एक बारीक तलाई जंजीर से मुंसलिक थे। दोनों हाथों की उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां नजर आ रही थी। पैरों में तले वाली सलीम शाही थी। उसने दुपट्टे की तरह का एक सफेद कपड़ा इस तरह गले में डाल रखा था कि उसके दोनों पल्लू सामने को लटके हुए थे। उसकी मूंछें बड़ी खौफनाक थी। समीना के साथ आने वाले एक आदमी बाहर ही रुक गया जबकि दूसरे आदमी ने कमरे में दाखिल होने के बाद समीना पर पिस्तौल तान रखा। और ये कौन है इकू? लाचे वाले ने समीना के साथ आने वाले से पूछा। और वो कहाँ है शारक बाबू? हमने बड़ी मुश्किल से शारक को तलाश किया था, इकू ने जवाब दिया। ये भी उसके साथ ही था। चांद रोज से शारक बाबू के साथ देखा जा रहा है। ये दोनों 10 बजे के करीब गुलमर्ग में कबाब बेच में गए थे। वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद हमने इन्हें घेर लिया। पर वो कहाँ है? उस शख्स के लहजे में सख्ती आ गई। वो भाग गया उस्ताद, इक्कू ने डरे डरे से लहजे में जवाब दिया। वो गोली लगने से जख्मी हो गया था। हमारा भी एक बंदा मारा गया। हमने शाहरुख को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो एक कोठी में कूद गया। उसी वक्त अगर पुलिस की गश्ती वैन उस तरफ ना आ जाती तो हम उसे भी पकड़ लेते। इसने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन हमने इसे पकड़ लिया। क्या बक रहे हो? वो शख्स एक झटके से खड़ा हो गया। तुम लोग एक आदमी को नहीं पकड़ सके? क्या तुम लोगों ने चूड़ियां पहन लिया या रंग लग गया तुम लोगों को? उस्ताद, इक्कू ने जवाब दिया। उसके लहजे में खौफ अब भी नुमाया था। मैं सच कहता हूँ, अगर पुलिस ना आ जाती तो हम उसे पकड़ लेते और तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर देते। वो मेरी गोली लगने से जख्मी हो गया है। हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। हमारा बंदा कैसे मरा? उस शख्स ने पूछा। शारक की गोली से, इक्कू ने जवाब दिया। खौफजदा होने के बावजूद समीना दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। पुलिस की पार्टी और शारक की गोली से अपने साथी के मरने की कहानी उन्होंने रास्ते ही में गढ़ी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि नाकामी की खबर सुनकर उनका बाल शायद उन्हें जिंदा न छोड़े। ये कौन है? लाचेवाने ने समीना की तरफ इशारा किया। इसे कई रोज से शारक बहू के साथ देखा जा रहा है और मुझे यकीन है कि ये शारक इस नए ठिकाने के बारे में जानता होगा जिसका सुराग हम अब तक नहीं लगा सके। मेरा ख्याल है कि 4 हाथ पड़ेंगे तो सब कुछ बक देगा, इक्कू ने जवाब दिया। क्यों ओए, कौन हो तुम और शारक बाबू से क्या ताल्लुक है तेरा? लाचे वाले ने घूरती हुई निगाहों से समीना की तरफ देखा। मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, बहस दोस्ती है। कभी कभी इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है। तुम्हारे ही आदमी मुझे बिला वजह ही पकड़ लाए हैं। अगर शारक से तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। समीना ने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे जानते हो? लाचे वाले ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, समीना ने जवाब दिया। मेरा नाम माजा गुज्जर है। उस शख्स ने समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अभी तुम मेरे बारे में जान लोगे कि मैं क्या हूँ। माजा गुज्जर का नाम सुनकर समीना कांप उठी। शारक ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। वो शारक का सबसे बड़ा दुश्मन था और अभी 2-3 दिन पहले ही तो शारक की मुखबरी पर पुलिस ने उसके डेरे पर छापा मारा था। पुलिस की उस कार्रवाई में ना सिर्फ माजा गुज्जर के 2 बंदे मारे गए बल्कि उसका कई लाख का माल भी पुलिस के कब्जे में चला गया। माजा गुज्जर उसी रोज से शारक को तलाश कर रहा था और आज शारक तो उसकी हाथ नहीं आ सका। अलबत्ता वो पंच थी। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने शारक से माजा गुज्जर की सपाकी के बहुत किस्से सुने थे। अभी चंद रोज ही पहले उसने शारक के एक आदमी को कत्ल करके लाश गोबर में दबा दी थी। समीना समझ गई थी कि शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि शारक रात को कहाँ होता है। अगर वो तुम ठिकाना बता दो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें इतनी रकम इनाम में दूंगा कि तुम जिंदगी भर ऐश करोगे, माजे गुज्जर ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, समीना ने जवाब दिया। सोच लो पप्पू, माजे गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम इतने नाजुक नजर आ रहे हो कि 2 हाथ भी नहीं सह सकोगे और बेहतर यही है कि जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका ठीक जवाब दे दो। मैं वाकई उसके घर के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारी मुलाकात हमेशा माल रोड पर ही होती है। आज भी वहीं मिले थे, फिर हम खाना खाने के लिए कबाबेश आ गए थे, समीना ने जवाब दिया। शारक ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। उसकी वजह से वो बाइज्जत जिंदगी छोड़कर इस दलदल में फंसी थी। लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसके बावजूद शारक के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार न थी। उसने तय कर लिया था कि वो शारक के शाम नगर वाले घर का पता नहीं बताएगी। ये ऐसे नहीं मानेगा इक्कू, माजे गुज्जर ने कहा।